हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NT-UGC नेट म्यूज़िक वोकल का सिलेबस करने जा रहे हैं। इसकी यूनिट 1 कर रहे हैं। ये लेक्चर जो है 8th है। इससे पहले जो 7 लेक्चर हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यूनिट 1 NT-UGC नेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए पढ़ते हैं। यूनिट 1 जो है इसमें हमारी डेफिनेशंस हैं। हम जो डेफिनेशंस हैं आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मुर्की, सूत, गत, जोड़, घसीट, पाँच, इनके बारे में जो हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मुर्की की परिभाषा। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 स्वरों के द्रुत प्रयोग द्वारा अर्धवृत्ति बनाते हैं, मतलब 3 स्वरों की जो है अर्धगोलाई बनाई जाती है। जैसे मागारे। मुर्की जो है एक प्रकार का कर्ण है। इसमें क्या है, स्वरों का स्पर्श किया जाता है। कर्ण का मतलब होता है स्वरों को स्पर्श करना। मुर्की को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मूल स्वर के बाईं ओर ऊपर 2 स्वरों का जो कर्ण लगाया जाता है, मतलब जिस स्वर को हमें गाना है उससे पहले 2 स्वरों का जो है कर्ण दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे मागा रे लिखा हुआ है, हमें रे स्वर पे कर्ण देना है तो मागा का ये कर्ण रहेगा, इन 2 स्वरों का कर्ण रहेगा और मूल स्वर को गाया जाएगा। मुर्की का जो प्रयोग है अधिकतर ठुमरी और टप्पा गायन में होता है। तंत्रवाद्य में 3 स्वरों को एक ही आघात से बजाया जाता है। तंत्रवाद्य कौन से होते हैं, तार वाले वाद्य हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम सूत की। जिन वाद्यों में तार को खींचा नहीं जा सकता, जैसे इसराज, वायलिन, ऐसे वाद्य जो गज से बजाए जाते हैं या कमानी आदि द्वारा बजाए जाते हैं, उन वाद्यों में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की अखंड ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बाएं हाथ की उंगली को तार पर सरकाकर या फिर फिसलाकर इच्छित स्वर तक की मींड लेने को जो है सूत कहते हैं। देखो, हमने मींड के बारे में पढ़ा था। मींड का प्रयोग जो है गायकी में किया जाता है, गाने में किया जाता है। तो क्या होता है कि मींड में क्या था, एक स्वर से दूसरे स्वर तक हमें इस तरीके से जाना था कि हमारी आवाज़ ना तो टूटे और बीच वाले जो स्वर हैं वो स्पर्श भी हो जाए। वो तो था गायन में क्रिया, ये क्रिया जो थी गायन में की जा रही थी। अब वादन में जो हम सूत की बात कर रहे हैं, सूत भी वास्तव में मींड ही है, लेकिन वादन में ऐसे वाद्य जो मतलब इसराज से ऐसे वाद्य जो गज से बजाए जाते हैं, जैसे कि इसराज हो गया, वायलिन हो गया। तो ऐसे वाद्यों में मींड का जो प्रयोग किया जाता है तो उसको सूत कहा जाता है। ठीक है, तो सूत में क्या होता है, 2 स्वरों का होना आवश्यक होता है। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो सूत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सूत और मींड एक ही बात है, लेकिन वादन में भी ऐसे वाद्य जिनमें तार को खींचा नहीं जा सकता, जो वाद्य गज से बजाए जाते हैं, जैसे इसराज हो गया, वायलिन हो गया, ये आपकी क्रिया जो है सूत कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 स्वरों का होना आवश्यक है। कैसे, एक तो वह स्वर जिस पर से सूत प्रारंभ होगी, जिस स्वर से सूत जो है शुरू होगी, और दूसरा वह स्वर जहाँ तक कि उंगली को तार पर रपटाकर या फिर सरकाकर जो है ले जाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम गत की। राग के वादी, संवादी एवं राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के आधार पर सितार के बोलों की जब तालबद्ध, यानी कि सितार के बोलों को जब ताल में बांधा जाता है, तो ऐसी रचना को क्या कहते हैं, गत कहते हैं। गत के 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। कुछ गतों में क्या होता है, स्थाई तथा अंतरा। अंतरे के बीच 1 या 2 पंक्तियां रहती हैं, जिन्हें मंझा कहा जाता है या फिर मंझार भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने ये माना और कुछ ने ये भी माना कि जो स्थाई की अंतिम लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है, मंझार या फिर मंझा, एक ही बात है। तो ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कुछ गतों में स्थाई तथा अंतरे के बीच, इन दोनों के बीच 1 या 2 पंक्तियां रहती हैं, जिन्हें मंझा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गत के जो है 2 प्रकार होते हैं, मसीत खानी गत और रजा खानी गत। मसीत खानी गत देखते हैं। देखो, ये जो गत का टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है NT-UGC नेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर आप ये टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये कन्फर्म मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल अटैम्प्ट हो गया बिना किसी दिक्कत के।
तो गायन में जो स्थान बड़े ख्याल को प्राप्त होता है वही स्थान वादन में मसीद खानी गत को प्राप्त है। मसीद खानी गत में जो लय है वो विलंबित होती है, धीमी गति होती है, इसलिए इस गत को विलंबित गत भी कहते हैं। तो मसीद खानी गत का आविष्कार मसीद खान ने किया था और विलंबित मतलब इसमें लय प्रयोग होती है, इस कारण से इसको विलंबित गत भी कहते हैं। इस गत का आविष्कार अमीर खुसरो के वंशज मसीद खान ने किया था, इसलिए इस गत का नाम जो है मसीद खानी गत भी रखा गया। मसीद खां के पिता थे फिरोज खां, इसलिए कुछ लोग मसीद खानी गत को फिरोज खानी गत भी कहते हैं। इस गत की प्रकृति जो है गंभीर होती है और गत शुरू करने के पहले जो है आलाप किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया, गत शुरू करने से पहले क्या किया जाएगा, आलाप। ठीक है, आलाप की गति जो है धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अंत में जोड़ झाला बजाकर आलाप जो है समाप्त कर दिया जाता है और इसे दिल्ली का बाज भी कहते हैं। ये दिल्ली का बाज क्या होता है आगे आपको जानने को मिलेगा डिटेल से। मसीद खानी गत में 3 ताल का प्रयोग होता है। तो मसीद खानी गत में कौन सी ताल का प्रयोग होता है, बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। 3 ताल का मतलब एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और एक ताल कौन सी मात्रा से शुरू होती है, ये 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गतें जो है विलंबित लय में बजाई जाती हैं, ये तो आपको पहले ही पता चल गया। विलंबित गत कहा जाता है क्योंकि इसमें विलंबित लय का प्रयोग होता है। तो यह गतें विलंबित लय में बजाई जाती हैं। इन गतों का प्रारंभ 12वीं मात्रा से शुरू किया जाता है। इस शैली की गत में मिजराब के निश्चित बोलों का प्रयोग होता है। इसमें जो बोल हैं वो निश्चित रहते हैं और ये बोल देखते हैं कौन से हैं, दिर दा रा दा दा रा। ठीक है, ये बोल हैं। अब ये बोल देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बोल है। जबकि हम इसमें 3 ताल का प्रयोग करें, 3 ताल के लिए हमें कितने बोल तो कितनी मात्रा में हमें इसको कंप्लीट करना होगा, 16 मात्रा चाहिए। ठीक है, ये तो 8 मात्रा में आपके कंप्लीट हो और 16 मात्रा कंप्लीट करने के लिए इन्हीं बोलों को जो है दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। ये बोल है 8 मात्रा के, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, तथा इन्हीं को ही 2 बार बजाकर जो है 16 मात्राएं पूरी की जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मसीद खानी गत में 3 ताल का प्रयोग होता है, विलंबित लय। ठीक है, गत कौन सी मात्रा से शुरू होती है, 12वीं मात्रा से शुरू होती है और इसके बोल जो हैं आपको अच्छे से लर्न हो ताकि आप क्वेश्चन जो है अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। अब बात करते हैं रजा खानी गत की। तो इस गत का आविष्कार रजा खान ने किया था। इस गत को मध्यम अथवा द्रुत लय में बजाया जाता है। इसे पूर्वी अथवा लखनऊ बाज भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी बाज के टॉपिक में क्या है ये। गायन के मध्य लय अथवा तराने के समान इसकी जो लय होती है और इसमें मसीद खानी गत की तरह जो गंभीरता नहीं होती, वो गंभीर रजा खानी गत जो है गंभीर प्रकृति का है। तो इसमें तैयारी के साथ तान तोड़े बजाए जाते हैं और अंत में झाला बजाकर गत जो है समाप्त की जाती है। इन गतों में मिजराब के बोल जो है निश्चित नहीं होते, जैसे कि आपने मसीद खानी गत में देखा था मिजराब के बोल निश्चित थे, लेकिन इसमें मिजराब के बोल निश्चित नहीं होते तथा न ही इसको परम करने का कोई निश्चित स्थान होता है। जैसे वो 12वीं मात्रा से शुरू होता है, लेकिन रजा खानी गत में ऐसा नहीं होता। स्तार के मुख्यतः 2 बाज या वादन शैलियाँ हैं, विलंबित या दिल्ली बाज या द्रुत या पूरब बाज। ये 2 तरीके के बाज होते हैं और बाज का जो प्रयोग है सितार वादन में किया जाता है। तो पहला देखते हैं विलंबित या दिल्ली बाज। इस शैली में क्या होता है, मसीद खानी गतों का प्रयोग होता है, साथ ही अलाप, जोड़, गमक, मींड आदि का प्रयोग अधिक रहता है। इसलिए मसीद खानी गत को हम क्या कहते हैं, दिल्ली बाज या फिर विलंबित बाज। द्रुत या पूरब का बाज क्या है, इस बाज में रजा खानी गतें बजती हैं। इसकी चाल द्रुत होती है यानी कि तेज होती है। इसमें मिजराब के बोलों का अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है तथा झाले का द्रुत प्रयोग होता है। ठीक है, ये दोनों बाज जो है विभिन्न घरानों में अलग अलग विशेषताएं धारण करते हैं। मुख्य रूप से विलंबित तथा द्रुत गतें जो है 2 अंग से बजाई जाती हैं। पहला है ख्याल अंग और दूसरा है गतकारी अंग। ख्याल अंग में क्या होता है, इसमें गत के जो बोल हैं आसान होते हैं, सरल होते हैं और इसमें ख्याल शैली को आधार बनाकर राग का विस्तार किया जाता है। गत के बोल गीत के ढंग से निर्मित होते हैं। गतकारी अंग में क्या होता है, इसमें मिजराब के बोलों को अलग अलग प्रकार से बजाकर राग का विस्तार किया जाता है। इसकी गत जो है कठिन बोलों के आधार पर बनती है। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की, जोड़ आलाप। डेफिनेशन मेनली क्या पूछी गई थी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जोड़, लेकिन मैं आपको जोड़ लाप इकट्ठा बता रही हूँ। जोड़ का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। आलाप का वह भाग जो लय से बंधा रहता है वो जोड़ कहलाता है। आलाप का वो भाग जो लय से बंधा हुआ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जोड़। तो जिन वाद्यों में चिकारी की सहायता से आलाप में स्वरों के विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए किसी विशेष स्वर समुदाय को जब लय में बजाया जाता है, स्वरों का द्वारा देखिए
छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करना है, जोड़ते हुए किसी ऐसे जब वो जोड़ने के बाद कोई विशेष स्वर समुदाय बन जाएगा और उसको लय में बजाया जाएगा तो उसे जोड़ आलाप कहा जाएगा। जोड़ आलाप के 4 भाग हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। इस स्थाई में क्या होता है, इसमें मंद्र और मध्य सप्तक में मीन कर्ण जमजमा आदि के साथ विलंबित लय में स्वरों को लय में बढ़त करते हैं, लय बढ़ाई जाती है मतलब। अंतरा, इसमें तार सप्तक तक पहुंचकर तीनों सप्तकों का प्रयोग करते हैं और अंत में लय कुछ बढ़ा दी जाती है तथा कुछ कर्ण, मीन, जमजमा का भी प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं संचारी की। इस भाग से जोड़ आलाप जो है लयबद्ध हो जाता है, यानी कि लय में बन जाता है तथा इसकी गति जो है धीमे धीमे करके मतलब धीरे धीरे करके बढ़ाई जाती है तथा चिकारी का प्रयोग भी अधिक होता जाता है। फिर धीरे धीरे करके चिकारी का भी प्रयोग अधिक होता जाएगा। अब लास्ट पार्ट की बात करेंगे अभोग की। इसमें लय और चिकारी का काम अधिक होता जाता है तथा तानों की जो लंबाई है धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अंत में विभिन्न प्रकार का झाला बजाया जाता है और इस प्रकार वादक अपने अधिकतम लय में पहुंचकर जोड़ आलाप जो है समाप्त कर देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था, फिर गत जो है आरंभ करता है। देखो आपने अभी पढ़ा था गत के बारे में, तो उसमें गत क्या थी, गत शुरू करने से पहले आलाप जो है आलाप का विस्तार, आलाप को जो है गाया जाता था, आलाप का विस्तार किया जाता था। तो ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि पहले जोड़ आलाप फिर आपकी गत शुरू होती है। इसके बाद घसीट की डेफिनेशन देखते हैं। घसीट का शाब्दिक अर्थ होता है घसीटना। जब सितार में एक स्वर से दूसरे स्वर तक घसीट कर जाते हैं, सभी स्वर क्रमशः स्पर्श होते जाएं किंतु उसकी ध्वनि जो है कानों को अप्रिय न लगे और केवल प्रारंभ और अंत के स्वर ही स्पष्ट सुनाई पड़े। देखो ये भी क्या है, घसीट भी क्या है, मींड़ है। मींड़ में क्या था, स्वर जो है एक स्वर से दूसरे स्वर तक इस तरीके से जाना होता है कि जो बीच के स्वर हैं वो स्पर्श हो जाए और जो ध्वनि है वो कानों को अप्रिय ना लगे, मतलब अच्छी ना लगे, ऐसा ना हो, कानों को अच्छी लगनी चाहिए, इस तरीके से बीच वाले स्वरों को स्पर्श करना होता है। तो अभी हमने पढ़ा था मींड़ के बारे में। मींड़ का प्रयोग किसमें किया जा रहा था, गायन में किया जा रहा था। वादन में हमने अभी पढ़ा था इससे पहले सूत, उसमें क्या था, ऐसे वाद्यों में मतलब जिसमें तार नहीं खींची जा सकती, इसराज, वोयलिन, ये ऐसे तार हैं जिनमें तारों को नहीं खींचा जा सकता। तो ऐसे वादन में जो क्रिया की जाती है, मींड़ की क्रिया की जाती है जो, उसको क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था। अब हम पढ़ रहे हैं घसीट। घसीट ऐसे वाद्य हैं जिनमें पर्दे, घसीट का जो प्रयोग है पर्दे वाले वाद्यों में प्रयोग किया जाता है, जिन वाद्यों में पर्दे होते हैं। जैसे सितार की बात की जाए, ठीक है, तो सितार में आपके पर्दे होते हैं, तो ये जैसी क्रिया है वो पर्दे वाले वाद्यों में की जाती है। मींड़ की जो क्रिया की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, घसीट कहते हैं। अर्थ एक ही है इनका, एक स्वर से दूसरे स्वर तक हमें इस तरीके से जाना है कि जो बीच वाले स्वर हैं वो स्पर्श भी हो जाए और क्या नाम है, जो आवाज़ है वो टूटनी भी नहीं चाहिए। अब पढ़ेंगे हम बाज के बारे में। बाज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम इसको दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है शैली। बाज का मतलब है शैली। विशेष प्रकार से सितार बजाने को क्या कहा जाता है, बाज कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, सितार बजाने को क्या कहते हैं, बाज। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं, दिल्ली बाज और पूर्वी बाज। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने ये। इसे मसीद खानी बाज भी कहते हैं। इस शैली का आविष्कारक कौन थे, मसीद खां थे, और इस बाद में मसीद खाने गत जो है बजाई जाती है, जिसकी लय विलंबित होती है और इसे पश्चिमी बाज भी जो है कहा जाता है, दिल्ली बाज और पश्चिमी बाज। पूर्वी बाज, इसे रजा खानी बाज भी कहते हैं। इस शैली के जो आविष्कारक हैं वो लखनऊ के रजा खां थे, इसलिए इसे लखनऊ बाज भी जो है कहा जाता है। तो थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट जरूर किया करें, इससे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चाहे पॉजिटिव वे में करें चाहे नेगेटिव वे में, जैसे आपको वीडियो लगा उस वैसे ही कमेंट करें। थैंक यू।